हेलो दोस्तों, मैं अनामिका सिंह स्वागत करती हूँ आप सबका आपके यूट्यूब चैनल नॉलेज कॉर्नर में। बॉटनी की इस क्लास में जहाँ आज हम लोग इन्वायरमेंटल बॉटनी में क्वेश्चन नंबर 131 पे पहुँच चुके हैं। आई होप इसके पहले का वीडियो आप लोगों ने देखा होगा। अगर नहीं देखा तो हमारे इसी चैनल पर जाइए, आपको सारे वीडियो बॉटनी सेक्शन में मिल जाएंगे। और इसी चैनल पर जूलॉजी की भी क्लासेस चल रही हैं, आप उन्हें भी देखिए। शॉर्ट वीडियो के माध्यम से आप लोग को बॉटनी और जूलॉजी के इंपॉर्टेंट फैक्ट्स भी प्रोवाइड करवाए जा रहे हैं। शॉर्ट वीडियो पे भी आप अपना फीडबैक जरूर दिया करिए। स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे बढ़ने से पहले बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू क्लाइमैक्स अकॉर्डिंग टू मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी। एक चरम सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन वास्तविक चरम है? मृदीय चरम यानी एडाफिक क्लाइमैक्स, बायोटिक क्लाइमैक्स, क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स या फिर फिजियोग्राफिक क्लाइमैक्स। एक चरम सिद्धांत के अनुसार, मोनोक्लाइमैक्स थ्योरी के अनुसार कौन सा एक वास्तविक चरम मतलब ट्रू क्लाइमैक्स है? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, क्लाइमेटिक क्लाइमैक्स। मोनोक्लाइमैक्स सिद्धांत या इसी को जलवायवीय सिद्धांत, जलवायवीय चरम सिद्धांत के नाम से जाना जाता है। ये सिद्धांत 1916 में क्लाइमेट्स नामक वैज्ञानिक के द्वारा आगे बढ़ाया गया। इस सिद्धांत के अनुसार जब अंतिम टर्मिनल समुदाय लंबी अवधि के लिए स्थापित हो जाता है तो यह क्षेत्र की जलवायु के साथ संतुलन में स्वयं को बनाए रख सकता है। इसे जलवायु चरमोत्कर्ष सिद्धांत के रूप में जाना जाता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, व्हिच वन इज एन एग्जाम्पल ऑफ सेसनल इकोटाइप। निम्नलिखित में से कौन सा सीजनल इकोटाइप है? परिप्रारूप का उदाहरण है। मौसमी प्रारूप, परिप्रारूप यानी सीजनल इकोटाइप का उदाहरण है जेंथियम, स्टूमेरियम, टेक्टोना ग्रैंडिस, मीलिया एजाडेराक या फिर कैसिया सियामिया। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, कैसिया सियामिया। कैसिया सियामिया यह आमतौर पर सेन्ना सियामिया के रूप में संदर्भित किया जाता है। कैसिया सियामिया एक लोकप्रिय वानिकी पौधा है। पुष्प मुख्य रूप से गर्म मौसम में दिखाई देते हैं। कैसिया सियामिया मौसमी पारिस्थितिकी का एक उदाहरण होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बिरल योम संकटापन्न घटपर्डी नेपेंथीज खासियाना भारत में पाया जाता है। नेपेंथीज खासियाना आर रेयर एंड इंडेंजर्ड पिक्चो प्लांट अकर्स इन इंडिया। मतलब ये इंडिया में कहाँ पाया जाता है? घटपर्णी का पौधा। बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला क्वेश्चन, स्टार मार्क करिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन कई एग्जाम में देखने को मिला है कि नेपेंथिस घासियाना या जिसे नेपेंथीज कहा जाता है या जिसी को पिक्चो प्लांट कहा जाता है, इसी को घटपर्डी हिंदी में कहा जाता है, ये कहाँ पाया जाता है? तो ये एक लुप्तप्राय उष्णकटिबंधीय प्रजाति है। यह भारत में केवल मेघालय में पाया जाता है। कहाँ पे पाया जाता है? मेघालय में पाया जाता है। या मेघालय में पाए जाने वाली दुर्लभ पौधा है। और ये जो है मेघालय में जो स्थित गारो खासी जैंतिया पहाड़ी है, उसमें से जो खासी पहाड़ी है उसमें पाया जाता है। ये एक प्रकार का कीटभक्षी पौधा होता है, यानी कि ये मांसाहारी पौधा होता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, भूमंडलीय तापन का कारण क्या है? यानी कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है? इसके पहले के वीडियो में हम लोग ने देखा था कि एसिड रेन किसके कारण होता है। तो हम लोगों ने देखा कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण एसिड रेन होता है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण होता है। तो एसिड रेन और ग्लोबल वार्मिंग दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। एसिड रेन सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड के कारण होता है। वहीं बात करें ग्लोबल वार्मिंग की, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि के कारण होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। ग्लोबल वार्मिंग में क्या होता है? इसमें पृथ्वी के सतह के साथ साथ पूरा वातावरण गर्म हो जाता है, यानी तापमान बढ़ जाता है। ये वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की उच्च मात्रा के कारण होता है। इसके लिए ग्रीन हाउस गैसें जिम्मेदार होती हैं। ग्रीन हाउस गैसें कौन सी होती हैं? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, CFC जिसे क्लोरोफ्लोरोकार्बन कहा जाता है, ये सब गर्मी बढ़ाने के लिए जिम्मेदार होती हैं। इससे क्या होता है? पृथ्वी की गर्मी तो बढ़ जाती है लेकिन पुनः वापस लौट नहीं पाती है, इसलिए ग्लोबल वार्मिंग होता है। वनों की कटाई को कम करके, पेड़ लगाकर, जीवाश्म के ईंधन का उपयोग करके ग्लोबल वार्मिंग को नियंत्रित किया जा सकता है। यानी सब कहें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को कम करके ग्लोबल वार्मिंग पे नियंत्रण प्राप्त कर सकते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, द पिरामिड ऑफ नंबर इन ट्री इकोसिस्टम इज। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या पिरामिड होता है। उल्टा,
सीधा, आंशिक रूप से उल्टा और आंशिक सीधा, या फिर हॉरिजॉन्टल यानी कि क्षैतिज। संख्या यानी कि नंबर पिरामिड कैसा होता है इकोसिस्टम में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए उल्टा। संख्या का पिरामिड प्रत्येक उष्णकटिबंधीय स्तर पर विभिन्न प्रजातियों में जनसंख्या यानी व्यक्तियों की जो कुल संख्या है उसका प्रतिनिधित्व करता है। आकार के आधार पर संख्याओं का पिरामिड हमेशा सीधा होगा। अगर आकार के आधार पर पूछें, मतलब सीधा हो ऐसा आवश्यक नहीं है, या पूरी तरह से उल्टा भी हो सकता है। वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में संख्या का पिरामिड जो है वो पूर्णतः उल्टा होता है। यहाँ पे पूछा वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र में कैसा होता है, तो ये जो है पूरी तरह से उल्टा होता है। ठीक है, इस पिरामिड में व्यक्तियों की संख्या निम्न स्तर से उच्च पोषी स्तर तक बढ़ जाती है। वृक्ष पिरामिड में जैसे आप लोगों ने देखा होगा पिरामिड कैसे बनती है, ऐसे बनती है। अगर ऐसे बनी तो ये सीधा रहेगी। अगर पिरामिड आपकी ऐसे बन गई, एक मिनट, हाँ ऐसे बन गई तो ये उल्टा हो जाती है। ठीक है, यहाँ पे सबसे नीचे उत्पादक होते हैं, फिर शाकाहारी, फिर परजीवी, फिर अतिपरजीवी। ठीक है, तो वृक्ष पारिस्थितिकी तंत्र जो होता है इसमें अतिपरजीवी जो है ये सबसे ज़्यादा होते हैं, इसलिए ये पिरामिड हमेशा उल्टा होता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वर्धी भाग में ज़्यादा ऊर्जा निवेशित करने वाले समुदाय के पौधे क्या कहलाते हैं? आर स्ट्रेटजिस्ट, के स्ट्रेटजिस्ट, इकोटाइप, या फिर इकेट? सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए आर स्ट्रेटजिस्ट। वर्धी भाग में ज़्यादा ऊर्जा निवेशित करने वाले समुदाय के पौधे आर स्ट्रेटजिस्ट कहलाते हैं। आर चयनित प्रजातियां जिन्हें आर स्ट्रेटजिस्ट भी कहा जाता है, ऐसी प्रजातियां जिनकी आबादी उनकी जैविक क्षमता यानी जो अधिकतम प्रजनन क्षमता है इसके द्वारा नियंत्रित की जाती है, उन्हें आर स्टैटिक प्रजातियां कहलाती हैं। ये छोटी संतानों को ज़्यादा जन्म देती हैं और गर्भधारण काल बहुत कम होता है और ज़्यादा संतानें जो हैं वो पैदा करती हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सेकेंडरी ट्रीटमेंट ऑफ सीवेज सीवेज का द्वितीयक प्रतिपादन क्या है? तो सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन ए ही इसका बिल्कुल सही जवाब है। नियंत्रित अवस्था में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों के जैविक अवक्रमण। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। नियंत्रित अवस्था में सूक्ष्म जीवों द्वारा कार्बनिक पदार्थों का जैविक अवक्रमण सीवेज का द्वितीयक प्रतिपादन है। द्वितीयक चरण में सीवेज में बैक्टीरिया का उपयोग करके लगभग 85% कार्बनिक पदार्थों को हटा दिया जाता है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी डेट्रस भोजन श्रृंखला है? इनमें से कौन सा डेट्रस भोजन श्रृंखला है? डेट्रस भोजन श्रृंखला क्या होता है? तो डेट्रस खाद्य श्रृंखला क्षय होते प्राणियों एवं शरीर के मृत जैविक पदार्थों से आरंभ होता है, यानी ये मृत जीवों से शुरू होता है। सूक्ष्म जीवों के अपर्दन करने वाले जीवों एवं अन्य परभक्षी पशुओं तक पहुंचता है। यानी अगर बात करें डेट्रस चैन की तो इनकी शुरुआत जो है वो मृत जीवों से होता है। ठीक है, तो यहाँ पे मृत जीवों से किसकी शुरुआत आपको देख रही है? जैसे पेड़ हो गया, इंसेक्ट लार्वा हो गया, ब्रिंग हो गया, केचुआ हो गया, ये इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक, ऑप्शन ए ट्री, इंसेक्ट लार्वा, बेटल्स, अर्थवर्म। ओके, ये डेट्रस खाद्य श्रृंखला है। डेट्रस खाद्य श्रृंखला इसकी शुरुआत जो है वो मृत जीव से होता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, वन पारिस्थितिकी तंत्र के परजीवी भोजन श्रृंखला की संख्या पिरामिड होता है? ऑलवेज इन्वर्टेड, ऑलवेज अपराइट, मिक्सचर ऑफ इन्वर्टेड एंड अपराइट, समटाइम्स इन्वर्टेड, समटाइम अपराइट। पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ अ पैरासिटिक फूड चैन। पैरासिटिक फूड चेन में पिरामिड कैसा होता है? तो ये हमेशा उल्टा होता है। कैसा होता है? हमेशा उल्टा होता है। जैसे अभी मैंने आपको बना के दिखाया था, कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, पहले उत्पादक, शाकाहारी, परजीवी और अतिपरजीवी, ये इस तरह से होता है। ठीक, हाँ इसका सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। प्राथमिक में जो होते हैं, एक अकेला वृक्ष होता है जो प्राथमिक उत्पादक पे होता है। फिर फल खाने वाले इस पे पक्षियाँ आ जाते हैं जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। फिर इनके शरीर में बहुत सारे कीटाणु होते हैं जो द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। और फिर इन कीटाणुओं को खाने वाले बहुत सारे सूक्ष्म जीव होते हैं जो तृतीयक होते हैं, यानी कि ये हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन्स आर इंडिकेटर्स ऑफ। लाइकेन सूचक होते हैं एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, सॉइल पॉल्यूशन या रेडिएशन पॉल्यूशन। तो सबसे पहले जानिए लाइकेन क्या होता है। लाइकेन जो होता है ये शैवाल और कवक
यानी एल्गी और फंगी का मिक्सचर होता है। दोनों आपस में सिम्बायोटिक रिलेशन मिलकर लाइकेन बनाते हैं, और ये जो लाइकेन होते हैं ये एयर पॉल्यूशन के सूचक होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड जब अधिक मात्रा में बढ़ जाता है तो ये जो होते हैं लाइकेन सूख जाते हैं, मुरझाने लगते हैं। इससे पता चलता है कि वायुमंडल में वायु जो है प्रदूषित हो गई है, और इससे क्या होता है, अम्लीय वर्षा होती है। अम्ल वर्षा का जल पौधों की पत्तियों को हानि पहुंचाकर प्रकाश संश्लेषण को मंद कर देता है तथा तालाब, नदियों एवं झीलों में पहुंचकर वहां के जीव को मतलब हानि पहुंचाता है। लाइकेन के पौधे अधिक सुगराई होने के कारण इन्हें अम्ल वर्षा संकेतक के रूप में भी जाना जाता है। ठीक, ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, लाइकेन सबसे अच्छे सूचक होते हैं, किसके होते हैं, एयर पॉल्यूशन के होते हैं। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। सेम क्वेश्चन कितनी एग्जाम में पूछा गया आप खुद देख सकते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से सल्फर डाइऑक्साइड प्रदूषण के लिए जैव संकेतक कौन सा है। सल्फर डाइऑक्साइड के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, इसके लिए कौन सा है, लाइकेन ही है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब। अगला क्वेश्चन, क्लाइमेक्स कम्युनिटीज शो चरमोत्कर्ष समुदाय में पाया जाता है बढ़ा हुआ पी आर अनुपात, घटा हुआ पी आर अनुपात, संतुलित पी आर अनुपात या असंतुलित पी आर अनुपात। क्लाइमेक्स कम्युनिटी शो, क्लाइमेक्स कम्युनिटी क्या शो करता है, इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन सी, संतुलित पी आर अनुपात। चरमोत्कर्ष समुदाय में संतुलित पीआर अनुपात पाया जाता है, जिसमें पी उत्पादकता यानी प्रोड्यूसर और आर जो है वो रिस्पायरेशन को दर्शाता है। पी क्या दर्शाता है, प्रोड्यूसर, और आर क्या दर्शाता है, रिस्पायरेशन को दर्शाता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। इसमें जो होते हैं सभी जीव स्थिर रहता है और अन्य इसके पर्यावरण के साथ संतुलन में मौजूद होते हैं, जिसे स्थिर अवस्था कहते हैं। यहाँ उत्पादकता एवं शोषण समान होते हैं। ओके, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म डज नॉट फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन। नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम या फिर माइक्रोसिस्ट। तो सही जवाब हो जाएगा नॉस्टॉक, एजोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, ये तीनों नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा माइक्रोसिस्ट। माइक्रोसिस्ट है क्या, तो ये जीव वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थितीकरण नहीं करता है। ठीक है, ये जीव अमोनिया के नाइट्रोजन को ऑक्सीकृत करके नाइट्रोजन में बदल देते हैं। जो नाइट्रोजन स्थितीकरण करने वाले जीव होते हैं वो क्या करते हैं, जो अमोनिया में उपस्थित नाइट्रोजन होता है उनको ऑक्सीकृत करते हैं और उसको नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं। जैसे शैवाल हो गया, नॉस्टॉक हो गया, ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया, एजेटोबैक्टर हो गया, क्लास्ट्रीडियम हो गया, ये सारे जो होते हैं ये क्या करते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन करते हैं, और ये ज़्यादातर दलहनी पौधों के रूट्स में पाए जाते हैं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, ऐसे सूक्ष्मजीव जिनमें खनिज, कार्बन और ऊर्जा स्रोतों के अलावा वृद्धि कारक की आवश्यकता होती है क्या कहलाते हैं। रासायनिक अकार्बनिक पोषी, रासायनिक अकार्बनिक पोषित परपोषी, फैस्टिडियम परपोषी या फिर प्रकाश पोषी। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन सी, फैस्टिडियस परपोषी। क्या कहलाएंगे, फैस्टिडियस परपोसी। ये क्या होते हैं, ये ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जिनमें खनिज, कार्बन और ऊर्जा स्रोत के अलावा वृद्धि कारक की आवश्यकता होती है। इन जीवों की कुछ जटिल या विशेष पोषण संबंधित आवश्यकताएं होती हैं। ये तभी विकसित होंगे जब इन्हें विशिष्ट पोषक तत्व मिलेंगे। ओके, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, इन प्लांट सक्सेशन व्हेन द क्लाइमेक्स इज रीच्ड द नेट प्रोडक्टिविटी। पादप अनुक्रमण में जब चरम अवस्था पहुंच जाती है तब नेट उत्पादकता क्या होता है। कंटिन्यू टू इंक्रीज, स्टार्ट डिक्रीजिंग, बिकम्स जीरो या बिकम्स स्टेबल। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन डी, स्थिर हो जाती है, बिकम्स स्टेबल। ठीक है, इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। पादप अनुक्रमण में जब परम अवस्था जो है वो पहुंच जाती है तब इसका नेट उत्पादकता जो है वो स्थिर हो जाती है। अनुक्रमण की अवधारणा अगर आपसे पूछा जाए किसने दिया, तो इसको देने वाले जो वैज्ञानिक थे उनका नाम था वार्मिंग, और एक इनके सहयोगी थे जिनका नाम था क्लेमेंट्स या क्लेमेंटस कह सकते हैं। इन दोनों ने जो है अनुक्रमण की अवधारणा दी, सक्सेशन की अवधारणा दी थी।
अनुक्रमण शब्द अगर पूछा जाए सबसे पहले किसने दिया, तो शब्द जो सबसे पहले है वो हल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। किसने दिया था? हल्ट नामक वैज्ञानिक ने 1885 में। और इसकी अवधारणा किसने दी? वार्मिंग और क्लेमेंटस ने इसकी अवधारणा दी। यह शब्द सर्वप्रथम 1885 में हल्ट नामक वैज्ञानिक ने दिया था। अनुक्रमण समय के साथ साथ एक ही स्थान और आवास पर लंबे समय तक चलने वाला अचक्रीय परिवर्तन है, जो कई दशकों के बाद और कभी कभी शताब्दियों के बाद भी स्पष्ट रूप से दिखाई देता है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रेटोस्फियर्स में अधिकांश यूवी किरणों का अवशोषण होता है। स्ट्रेटोस्फियर में जो अल्ट्रावायलेट रेज होती हैं वो किसके द्वारा अवशोषित होती हैं? तो हम सभी को पता है ये ओजोन के द्वारा अवशोषित होती हैं, और ओजोन को ही O3 लिखा जाता है। ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। जो परावैंगनिक किरणें होती हैं, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन होता है, इनको हमारी जो ओजोन परत होती है वो अवशोषित कर लेती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। ये अल्ट्रावायलेट रेज जो होती हैं, ये अगर ज़मीन पे डायरेक्ट आएंगी तो स्किन कैंसर जैसी बीमारियां उत्पन्न करेंगी। अगला क्वेश्चन, पौधों का अधिकतम स्तरण मिलता है। द मैक्सिमम स्ट्राटिफिकेशन ऑफ प्लांट इज फाउंड इन, कहाँ मिलता है? शीतोष्ण वनों में यानी टेम्परेट फॉरेस्ट में, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट यानी उष्णीय वर्षा वन में, ट्रॉपिकल सर्वी फॉरेस्ट उष्णीय झाड़ियों में, या अल्पाइन फॉरेस्ट। सही जवाब ऑप्शन बी, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में। पौधों का अधिकतम जो स्ट्रेटिफिकेशन है वो कहाँ मिलता है? तो ये ऊष्णीय वर्षा वनों में मिलता है। कटिबंधीय वर्षा वन जलवायु के क्षेत्रों में होते हैं जिनमें शुष्क मौसम नहीं होते। सभी महीनों में कम से कम 60 मिलीमीटर की औसत वर्षा तो होती ही होती है। ठीक है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब हो जाएगा। यहीं पे ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट में जो है वर्षा पौधे के अधिकतम जो है स्तर देखने को मिलते हैं। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूट्रोफिकेशन ऑफ वाटर बॉडीज लीडिंग टू द किलिंग ऑफ फिशेज इज मेनली ड्यू टू, जलाशयों के यूट्रिफिकेशन में मछलियों की मृत्यु का मुख्य कारण क्या होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑक्सीजन की अपर्याप्तता यानी ऑक्सीजन की कमी। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तब यूट्रिफिकेशन होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। जल में अपशिष्ट के आने से तथा कार्बनिक अपशिष्टों के अपघटन से पोषक यानी कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं उनकी मात्रा बढ़ती है, जिससे शैवालों की वृद्धि तीव्र होती है। ये शैवाल पानी की सतह को पूरी तरह से ढक लेते हैं और पानी में अविष भी मुक्त करते हैं यानी कि विषैला टॉक्सिक इसमें छोड़ते हैं, जिससे पानी में ऑक्सीजन की कमी होने लगती है। ऐसे जलाशयों में आविशों के कारण दूसरे शैवालों की वृद्धि प्रभावित होती है। ऑक्सीजन की कमी और आविशों के प्रभाव से मछलियां तथा अन्य जलीय जीव जो हैं वो मरने लगते हैं। इस प्रकार पानी के पोषकों के अधिकता के परिणाम स्वरूप जाति विविधता में कमी ही यूट्रिफिकेशन कहलाता है। ठीक, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, यूट्रिफिकेशन रिफर टू, यूट्रिफिकेशन क्या संदर्भित करता है? तो यूट्रिफिकेशन जल में पाए जाने वाले जो मतलब इक्वेटिक इकोसिस्टम को शो करेगा। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हाई प्रोडक्शन इन आ इक्वेटिक इकोसिस्टम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब हो जाएगा। आई होप आप लोगों को यूट्रिफिकेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन, जल निकायों में उर्वरकों के अत्यधिक निर्वहन के परिणाम स्वरूप होता है। क्या होता है? ग्रोथ ऑफ फिशेज, डेथ ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स, यूट्रिफिकेशन या फिर स्लेटिंग। जल निकायों में उर्वरकों के अत्यधिक निर्वहन से क्या होता है? तो हम लोगों ने देखा था जब फर्टिलाइजेशन की मात्रा अत्यधिक हो जाएगी तो क्या होगा? यूट्रोफिकेशन होगा। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। यूट्रोफिकेशन है क्या? तो यूट्रोफिकेशन में बायोफर्टिलाइजर जो हैं वो जल निकाय खनिज में अत्यधिक हो जाते हैं, जिससे इनमें शैवाल बढ़ते हैं और शैवाल पूरे जल को जो है पूरी तरह से कवर्ड कर लेते हैं, जिससे प्रकाश जो है सनलाइट जो है वो अंदर नहीं जा पाता है और ऑक्सीजन अंदर के जीव जंतुओं को नहीं मिल पाता है और अंदर के जीव जंतु जो हैं वो मर जाते हैं ऑक्सीजन की कमी से। यही जो है यूट्रोफिकेशन कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, जीव भार का पिरामिड होगा। जीव भार का पिरामिड कैसा होता है? जीव भार का पिरामिड उल्टा होगा, कहाँ पे होगा पूछा जा रहा है। जीव भार का पिरामिड उल्टा कहाँ होगा? फॉरेस्ट में, पॉन्ड में, ग्रासलैंड में या ड्राई लैंड में? सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन बी, पॉन्ड में। एक पारिस्थितिकी तंत्र में जीवित प्राणियों का प्रति इकाई क्षेत्र में संपूर्ण शुष्क भार उसका बायोमास यानी जीव भार कहलाता है। और तालाब के पारिस्थितिकी तंत्र में जो जीव भार का पिरामिड होगा वो उल्टा होगा।
उल्टा क्यों होगा? क्योंकि जो तालाब का पारिस्थितिकी तंत्र है अगर इसका सीधा बन जाएगा, यानी कि व्हेल मछलियाँ जो होंगी ये थोड़ी ना उत्पादक का काम करेंगे। उत्पादक का काम कौन करेगा? प्लैंक्टन करेंगे, जो उसमें छोटे छोटे तालाबों में पाए जाने वाले जो शैवाल होंगे, ये सब जो छोटे छोटे पौधे होंगे ये भोजन बनाने का कार्य करेंगे। इन पर डिपेंड होंगी छोटे छोटे कीट, इन पर डिपेंड होंगे मछलियाँ, और इन पर डिपेंड होगी व्हेल। व्हेल की संख्या कम होगी लेकिन इनका भार अत्यधिक होगा, इसलिए ये सबसे ऊपर होंगे। इसलिए ये पिरामिड कैसा होता है? उल्टा होता है। ये जो छोटे प्लैंक्टन होंगे, जो छोटे पल्लवक होंगे, डायटम्स होंगे, ये बहुत अधिक संख्या में होंगे, लेकिन इनकी जो वेट है, इनका जो भार है, वो इस व्हेल मछली की तुलना में तो कम ही होगा। इसलिए ये हमेशा कैसे होते हैं? पॉन्ड का जो पिरामिड होता है जीवभार का, वो हमेशा उल्टा होता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक परितंत्र में खनिज तत्वों के पुनः चक्रण को अपनी सीधी सक्रियता द्वारा प्रतिपादित करने वाले जीव क्या कहलाते हैं? इन recycling of minerals elements within an ecosystem the responsible direct acting organism are called। क्या कहलाएंगे? ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन है डिकम्पोजर, प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर या फिर प्रोड्यूसर। तो जो रिचक्रण करते हैं वो डिकम्पोजर कहलाते हैं। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। जो रिचक्रण करते हैं वो क्या कहलाएंगे? डिकम्पोजर कहलाएंगे। डिकम्पोजर कौन से जीव होते हैं? जैसे बैक्टीरिया हो गया, फंगी हो गया, ये सब डिकम्पोजर का कार्य करते हैं, किसी चीज़ को सड़ाने गलाने का कार्य करते हैं। अगला क्वेश्चन, ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के वातावरणीय मान में बढ़त से नहीं होता। क्या नहीं होता? पीबी प्रदूषण यानी कि लेड प्रदूषण, पार्टिकुलर एयर पॉल्यूशन, ओजोन प्रदूषण या फिर ओजोन का ह्रास। क्या नहीं होता है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन डी, ओजोन का ह्रास। ऑटोमोबाइल निष्कासन गैसों के कारण वायुमंडलीय मान में पीबी प्रदूषण, करणीय वायु प्रदूषण और O3 यानी ओजोन प्रदूषण आदि शामिल होता है। जबकि ओजोन ह्रास जो है इसके लिए जिम्मेदार नहीं होता। ओजोन ह्रास के लिए कौन होता है? तो ओजोन की क्षरण के लिए CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन जो है ये जिम्मेदार होता है। ये फ्रेऑन से अत्यधिक निकलता है, यानी रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, इन सब चीज़ों से अत्यधिक निकलता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वातावरणीय प्रदूषणों में से बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किसमें है? सल्फर डाइऑक्साइड, HG यानी कि पारा, फंगिसाइड्स, C3 एंड CO2 या NO3। सही जवाब हो जाएगा इसका ऑप्शन बी, HG यानी कि पारा फंगिसाइड्स। मरकरी अच्छाईकारी वायु प्रदूषक है जिसमें मैग्निफिकेशन की समस्या उत्पन्न होती है क्योंकि इसका विघटन अपघटकों द्वारा नहीं हो पाता है तथा पोषक स्तर के प्रत्येक स्तर पर इसका मान जो है वो बढ़ता जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। आपसे मेरा क्वेश्चन होमवर्क का कि HG यानी कि पारा जो है इसी को मरकरी कहा जाता है। अगर जल में इसकी अधिकता हो जाए तो कौन सा रोग होता है, कौन सी डिजीज़ होती है? अगर आप में से किसी को पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है। ये क्वेश्चन UPPC 97 2002 और बॉटनी 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। बायोमैग्निफिकेशन की समस्या किससे उत्पन्न होती है? तो पारा फंगिसाइड्स की वजह से होती है। क्यों? क्योंकि ये जो है अपघटित नहीं होता है। अगला क्वेश्चन, जलाशयों में यूट्रिफिकेशन का कारक क्या है? तो जलाशयों में यूट्रिफिकेशन किससे होता है? तो पोषक तत्वों का जब मान बढ़ जाता है तो यूट्रिफिकेशन होता है। हाई न्यूट्रिएंट्स जब हो जाते हैं तो यूट्रिफिकेशन होता है। ऑप्शन ए ही इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, द कंपाउंड मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर पॉल्यूशन विच कॉज द इल फ्रेम भोपाल गैस ट्रेजेडी वाज। वह प्रदूषण कारक यौगिक जिससे कुख्यात भोपाल गैस कांड हुआ था। तो भोपाल गैस कांड किसके कारण हुआ था? तो हम लोगों ने देखा था भोपाल गैस कांड जो है वो मिथाइल आइसोसाइनेट के कारण हुआ था। मिथाइल आइसोसाइनेट, MIS या MIC, मिस से आप याद कर सकते हैं। मिस के कारण यानी मिथाइल आइसोसाइनाइड के कारण हुआ था। कब हुआ था? ये 3 दिसंबर 1984 यानी 1984 को हुआ था। अब मिथाइल आइसोसाइनेट का आपको यहाँ पे फार्मूला देखना है। मिथाइल आइसोसाइनेट का फार्मूला कौन सा है? सही जवाब ऑप्शन बी, CH3NCO3। ठीक है, ये जो है इसका फार्मूला है। इसमें एक यूनियन कार्बाइड फैक्ट्री थी जिससे मिथाइल आइसोसाइनेट का रिसाव हुआ, जिससे जो है भोपाल गैस त्रासदी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। यह सिर्फ ना हमारे भारत की बल्कि पूरे विश्व की एक कुख्यात घटना थी।
अगला क्वेश्चन, संसार का सबसे पुराना वनस्पतिक उद्यान कौन सा है? विच इज द ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन ऑफ द वर्ल्ड? कौन सा है? ऑप्शन है आर्टो बॉटनिकल पड़ुआ, रॉयल बॉटनिकल गार्डन कीव, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा या बॉटनिकल गार्डन हेडवर्ग जर्मनी। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसार का यानी विश्व का पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन ए आर्टो बॉटनिकल गार्डन पड़ुआ। ठीक है, पड़ुआ है कहाँ? तो ये इटली में है। ठीक है, इटली के पूर्वोत्तर भाग में पड़ुआ स्थित है। यहाँ पे आर्टो बॉटनिकल गार्डन है। इसकी स्थापना जो है 1545 में ही हो गई थी और ये जो है वेनिस गणराज्य द्वारा स्थापित किया गया था। सही जवाब ऑप्शन ए हो जाएगा। अगर भारत का सबसे ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन पूछे तो इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे वर्ल्ड का पूछा है तो इसका सही जवाब हो जाएगा आर्टो बॉटनिकल जो है पड़ुआ। ठीक है, बाकी भारत का जो है वो हावड़ा वाला है, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा। ठीक, अगला क्वेश्चन, रूट कैप इज अब्सेंट इन। रूट कैप अनुपस्थित होता है। रूट कैप किसमें अनुपस्थित होता है? जीरोफाइट्स, हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स या फिर हैलोफाइट्स। रूट कैप जो है ये सभी हाइड्रोफाइट्स में अनुपस्थित होता है। ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। हाइड्रोफाइट्स में रूट कैप अनुपस्थित होता है और रूट पॉकेट मौजूद होता है। जैसे आर्कीनिया में रूट कैप्स को रूट पॉकेट में बदल दिया जाता है। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही जवाब हो जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे आइकॉर्निया क्या है? तो आइकॉर्निया एक हाइड्रोफाइट पौधा है। ओके, अगला क्वेश्चन, पानी पीने के पानी में किस प्रदूषण की उपस्थिति के कारण मेथेमायोग्लोबिनिया होता है? मेथेमायोग्लोबिनिया प्रेजेंस द व्हिच पॉल्यूटेंट इन द ड्रिंकिंग वाटर कॉजेज मेथेमायोग्लोबिनिया। किसके कारण होता है? मीथेन, सल्फेट, नाइट्रेट या सभी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा NO3 यानी कि नाइट्रेट। जब पानी में NO3 की मात्रा अत्यधिक होती है यानी नाइट्रेट की मात्रा जो है वो अत्यधिक होती है, तब इससे में जो है नवजात शिशु जो होते हैं उनमें हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर मेथेमायोग्लोबिन बनता है जो ऑक्सीजन परिवहन को बाधित कर देता है। यानी ऑक्सीजन जो है पूरी तरह से बच्चे के शरीर में एक जगह से दूसरी जगह नहीं पहुंच पाती है, जिससे जो शिशु होता है वो उसकी मृत्यु हो जाती है। इसे एक और नाम से जाना जाता है मेथेमायोग्लोबिनिया को। इसी को ब्लू बेबी सिंड्रोम भी कहते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। ब्लू बेबी सिंड्रोम। अगर आपसे पूछ लिया जाए ब्लू बेबी सिंड्रोम किसकी अधिकता के कारण होता है, तो पानी में नाइट्रेट की अधिकता के कारण मेथेमोग्लोबिनेमिया या फिर ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। ऑप्शन सी इसका सही जवाब हो जाएगा। पानी में क्या होता है? नाइट्रेट की मात्रा बढ़ जाती है। मैंने आपसे जो आज का होमवर्क क्वेश्चन पूछा है, अगर पानी में Hg की मात्रा बढ़ जाए जिसे पारा कहा जाता है या इसी को जो है मरकरी कहा जाता है, अगर ये मात्रा बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा? जिस तरह नाइट्रेट की मात्रा बढ़ने से ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है, उसी तरह अगर आपको पता है कि पारा की मात्रा बढ़ने से क्या होगा, और दूसरा क्वेश्चन कैडमियम की मात्रा अगर पानी में बढ़ जाए तो कौन सा रोग होगा, यहाँ से भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप में से किसी को भी इसका जवाब पता है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आपके जवाब का मैं इंतजार करूँगी। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा फीडबैक जरूर लिखिएगा, आपको वीडियो कैसा लगा। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और सभी दोस्तों के साथ शेयर करिए। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए धन्यवाद। इसका PDF फ्री में पाने के लिए टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें। थैंक यू।